मनुष्य के कान। बच्चों, हम कानों के द्वारा अपने आसपास की भिन्न भिन्न ध्वनियों को सुनते हैं, पहचानते हैं और समझते हैं। कान किस प्रकार हमारी ध्वनि को हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, यह जानने से पहले एक और क्रियाकलाप करते हैं। एक डब्बा लीजिए और उसमें एक सेल फोन रखिए। डब्बे को रबड़ के गुब्बारे की सहायता से बंद कर दीजिए। इस गुब्बारे की सतह पर कुछ मिट्टी के कण रखिए। अब डब्बे में रखे फोन की घंटी बजाइए। देखिए कि मिट्टी के कणों को क्या होता है। जी हाँ, मिट्टी के कण उछलने लगते हैं या हम कह सकते हैं कि कण कंपन करने लग जाते हैं। बच्चों, इसी तरह से जब हमारे कान में ध्वनि प्रवेश करती है तो एक नलिका से गुजरती है जिसे हम श्रवण नलिका कहते हैं, और इसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है जिसे कर्णपटह कहते हैं। आम भाषा में हम इसे कान का पर्दा कहते हैं। कर्णपटह टीन के डब्बे पर लगी हुई रबड़ की तरह कार्य करता है। मिट्टी के कणों के जैसे ध्वनि के कंपन कर्णपटह में कंपन करते हैं। कर्णपटह इन कंपनों को कान से अंदर की तरफ भेज देता है और वहां से इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। ध्वनि के विभिन्न गुण। सबसे पहला गुण है कंपन का आयाम। ध्वनि का आयाम इसकी प्रबलता को निश्चित करता है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। ध्वनि की प्रबलता समानुपाती है आयाम स्क्वायर के। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ती है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल, जिसे dB लिखते हैं, डेसिबल मात्रक में व्यक्त किया जाता है। कुछ ध्वनियों की प्रबलता का मान इस प्रकार है। सामान्य श्वास की प्रबलता 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट की प्रबलता 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत में ध्वनि की प्रबलता 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात के समय ध्वनि की प्रबलता 70 डेसिबल और किसी औसत फैक्ट्री से आने वाली ध्वनि की प्रबलता 80 डेसिबल होती है। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायक हो सकती है। कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहा जाता है। अतः प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं, जिसे हम Hz लिखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होगी और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो ध्वनि का तारत्व कम होगा। आवर्तकाल। प्रतिदोलन को होने के लिए लगे हुए समय को दोलन का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को
समय के मात्रक जैसे कि सेकंड में मापा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। जिस आवृत्ति की ध्वनि को मानव कान संसूचित कर पाते हैं या हम कह सकते हैं सुन पाते हैं, वे ध्वनियां श्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं। मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनियों की परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, जबकि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को मानव कान संसूचित नहीं कर पाते हैं। इन ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनियां कहा जाता है। अब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। वातावरण में अत्यधिक व अवांछित ध्वनियों को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट या पटाखों का फटना, लाउडस्पीकर, मशीनें व रसोई घर के उपकरणों की आवाज़ इत्यादि। अधिक आवाज़ में टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम्स का बजाना, यह सभी ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अनिद्रा, अति तनाव या हाइपरटेंशन, चिंता, हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना और स्थायी या अस्थायी रूप से बहरापन उत्पन्न होना। यह सभी हानिकारक प्रभाव ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को किस प्रकार रोका जाए? ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए, जैसे मशीनों व अन्य ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर रवशामक युक्तियाँ लगानी चाहिए, अर्थात इन पर साइलेंसर्स लगाने चाहिए जो अनावश्यक ध्वनि को उत्पन्न न होने दें। इसके साथ ही उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि की प्रबलता कम रखनी चाहिए व सड़कों और भवनों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए।